नेक्स्ट देखो, प्लास्टर की थिकनेस 20 mm से अधिक है। ठीक है, प्लास्टर की थिकनेस 20 mm से अधिक होने पर अनइवन सरफेस के लिए आयतन की मात्रा 20% बढ़ाया जाता है। देखो ये देखो 20 mm के लिए यहाँ पर है, टेक 30% एक्स्ट्रा फॉर अनइवन सरफेस एंड 25% एक्स्ट्रा फॉर ड्राई वॉल्यूम। प्लास्टिक वर्क में 30% एक्स्ट्रा कब लेते हैं? अनइवन सरफेस के लिए, और 25% एक्स्ट्रा ड्राई वॉल्यूम के लिए लेते हैं। यहाँ अगर बोल देगा कि प्लास्टिक की थिकनेस ले आए बीच में कि 20 mm से अधिक है, तो अनइवन सरफेस के लिए आयतन की मात्रा 20% बढ़ाते हैं। देखो फ्लोरिंग वर्क, टेक 10% एक्स्ट्रा फॉर अनइवन सरफेस। फ्लोरिंग वर्क में 10% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं अनइवन सरफेस के लिए, और 50% एक्स्ट्रा लेते हैं ड्राई वॉल्यूम का। याद रखना सारे पॉइंट। अब देखो यहाँ दे रखा है ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू 1.65 नेट वॉल्यूम। नेट वॉल्यूम को बोलते हैं गीला कंक्रीट की मात्रा। ठीक, और नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू 1.52 नेट वॉल्यूम। फोर्स शटरिंग के लिए होता है, और ये फ्लोरिंग के लिए नीचे वाले देखो, ये तो है सामान्य कंक्रीट कार्यों के लिए, ये शटरिंग के लिए, ये फ्लोर के लिए। ठीक है, अब इन तीनों के लिए देख लेते हैं न्यूमेरिकल कैसे यूज़ करा जाता है इनका, कहाँ यूज होता है इनका। देखो इस तरह से सवाल आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है सवाल, देखो पहले, यदि आपको सड़क के नीचे 20 मीटर क्यूब बेस कंक्रीट डालना है तो सूखी सामग्री कितनी चाहिए? ड्राई वॉल्यूम पूछा ना, तो क्या फॉर्मूला था ड्राई वॉल्यूम निकालने का? 1.65 इंटू 20 कहाँ से आया? ये वाला 1.65 इंटू वी नेट था ना, तो वी नेट की वैल्यू दे रखी है 1.65 फॉर्मूले में था, आंसर आ गया। ठीक है, अगला फॉर्मूला था शटरिंग के लिए, क्या था? शटरिंग के लिए हम ड्राई वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? 1.52 इंटू नेट वॉल्यूम। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है? एक छत की ढलाई करनी है, 50 मीटर क्यूब कंक्रीट तैयार करनी है, तो सू का मसाला कितना लेंगे? तो 50 में मल्टीप्लाई कर दो 1.52 का। देखो जरा इस फॉर्मूले में रख दो वैल्यू, निकला है हमारा ड्राई वॉल्यूम। नेक्स्ट फॉर्मूला था हमारा फ्लोरिंग के लिए। फ्लोर वर्क के लिए क्या फॉर्मूला होता है ड्राई वॉल्यूम निकालने का? ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू 1.5 इंटू नेट वॉल्यूम। अब न्यूमेरिकल क्या है? देखो न्यूमेरिकल समझो, ऐसा सवाल आएगा पेपर में। देखो ये रहा लिखा है, एक घर के फर्श, फ्लोरिंग के लिए बोला ना, फर्श पर 10 मीटर की कंक्रीट बिछानी है, तो कितना सूखा मसाला लगेगा? तो फॉर्मूला होता है 1.5 इंटू वी नेट, तो 1.5 मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, आंसर आ जाएगा 15। अब समझ में आया कैसे न्यूमेरिकल यूज़ करते हैं? ऐसे ईंट की चिनाई के लिए होता है। ईंट की चिनाई में आपको मतलब मशीनरी वर्क में, ब्रिक मशीनरी वर्क में अगर ड्राई वॉल्यूम की मात्रा निकालनी है तो 1.4375 इंटू वी नेट, इससे निकालते हैं। जैसे ये दे रखा है, एक दीवार बनाने में 8 मीटर क्यूब वेट मोटार गीले मसाले के लिए सूखे मसाले की मात्रा, तो 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको हर एक कार्य के लिए उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए, जिसमें आप गीले मसाले का मल्टीप्लाई करके ड्राई वैल्यू निकाल सकें, बस ये सब काम रहता है। देखो आरसीसी वर्क के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मान 1.52 लिया जाता है, सब जानते हैं। ठीक है, मैसनरी वर्क देखो, मैसनरी वर्क में हम 15% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं फ्रॉक फिलिंग के लिए, और 25% मसाला लेके चलते हैं एक्स्ट्रा ड्राई वॉल्यूम के लिए, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है मिनिमम हाइट ऑफ स्टैक एंड अलाउंस टू बी डिडक्टेड फॉर सिंकेज एंड श्रिंकेज व्हेन मेजर्ड इन फ्रेश स्टैक। देखो ये कह रहा है कि स्टैक माने क्या होता है पता है? स्टैक माने होता है ढेर।
जब आप स्टोन के मेटल का या बैलास्ट का या बालू का किसी चीज़ का ढेर लगाते हो ना, उसको स्टैक कहते हैं। ठीक है। और जब वो समय के साथ सेटल हो जाता है या बैठ जाता है, भाई आप किसी चीज़ का ढेर लगाओगे, मान लो आपने यहाँ पे गिट्टी का ढेर लगा दिया, अब कुछ साल बाद देखोगे तो वो ढेर थोड़ा उसकी हाइट कम हो जाती है, वो नीचे सेटल बैठ जाता है, उसी को ही श्रिंकेज कहते हैं या श्रिंकेज कहते हैं। ठीक। अब देखो, तो जब आप उसका भुगतान करोगे ना, जैसे मान लो कोई आप दुकान पे गए, आपने वहाँ पर ढेर देखा बालू का, मतलब स्टोन के मेटल का, आपने देखा उसकी हाइट है 35.3 मीटर की। ये देखिए, तो जब आप उसको भुगतान करोगे ना, उसका पैसा दोगे, तो इतने का नहीं दोगे। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम में 1/13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। काट पीट के जो आएगा ना, मतलब 10 आ गया, 10 को उसमें से घटाएंगे 35.5 में से, इस वैल्यू का आपको पैसा देना पड़ेगा। डिडक्ट करना पड़ता है। ठीक है ना, कटौती करनी पड़ती है, और सबकी अलग अलग होती है। मैं थोड़ा आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ तो समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टोन मेटल या बैलास्ट चिप या सिंगल या फिर ग्रेवल, इनका अगर ढेर है तो इसकी हाइट जो होती है ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो, वो 32.5 सेंटीमीटर होती है, याद रखना। इसकी हाइट रखी जाती है 32.5 सेंटीमीटर, और इसके लिए अलाउंस इंट्रोडक्ट किया जाता है, कटौती 1/13 कटौती की जाती है। ये अगर बोलेगा स्टोन का बोल्डर है, उसका साइज 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो स्टोन के बोल्डर जिसके प्रत्येक कण का साइज 15 सेंटीमीटर ज़्यादा है, उसकी हाइट होती है स्टैक की ढेर की 35 सेंटीमीटर, और इसके लिए डिडक्शन करते हैं 1/7। ठीक है। ऐसे ही स्टोन बोल्डर का साइज दे रखा है 15 सेंटीमीटर से कम, तो उसकी हाइट होती है 45 सेंटीमीटर ढेर की। ठीक। और उसके लिए कितना कटौती करते हैं, 1/9 की। नेक्स्ट, जामा बैट या ब्रिक बैट, इसके स्टैक की हाइट होती है 53 सेंटीमीटर, और इसके लिए कटौती करते हैं 1/7। ठीक। नेक्स्ट, जामा मेटल या खोआ या चिप्स, इसकी हाइट होती है 34 सेंटीमीटर, और 1/9 इसके लिए कटौती करते हैं। सैंड का ढेर देखा है, बालू का ढेर, सैंड का हो चाहे सुर्खी का हो चाहे लाइम का हो, सैंड सुर्खी लाइम तीनों की हाइट 61 सेंटीमीटर ढेर की होती है, और कटौती अलग अलग करते हैं। सैंड की कटौती 1/8, सुर्खी की 1/4, लाइम की 1/4। मोरम, मोरम की ढेर की हाइट होती है 33.5 सेंटीमीटर, और जब इसका भोजन किया जाता है तो इस हाइट का 1/13 गुना माइनस करके तब भोजन करते हैं। ठीक है। अर्थ, कैरिड अर्थ, इसके लिए होता है 34 सेंटीमीटर, 1/9 होता है। रबिश या बिल्डिंग और किल्स, मतलब किसी बिल्डिंग से या भट्टे से जो रबिश राख निकलती है, उसकी हाइट 34 सेंटीमीटर, कटौती 1/9। क्योंकि यहाँ देखो, कैरिड अर्थ और रबिश दोनों की 34 सेंटीमीटर हाइट है, दोनों की कटौती भी सेम है, 1/9। स्टीम कोल और स्लैग कोल, जब भी कोल बोल देगा ना, कोयला, उसके लिए 61 सेंटीमीटर हाइट, 1/8 की कटौती। सिंडर की हाइट 61, 1/8 की कटौती। अब आपको समझ में आएगा, अब समझ में नहीं आएगा, अब समझ में आएगा। देखो समझा देता हूँ मैं आपको, इसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, जब निर्माण स्थल पर, स्टैक क्या होता है, देखो स्टैक, जब निर्माण स्थल पर ताज़ा सामग्री आती है तो उनके बीच काफ़ी खाली जगह या वर्ड्स होते हैं। समय के साथ साथ यह सामग्री बैठती है, जिसे श्रिंकेज कहते हैं। ठीक, या श्रिंकेज कहते हैं। तो सही मात्रा का निर्धारण करने के लिए ताज़ा ढेर की माप में से एक निश्चित हिस्सा घटा दिया जाता है। ठीक है। और थोड़ा सा देख लो, एक एग्जांपल बता दूँ आपको, ये रहा देखो, मान लो कि एक स्टोन मेटल है, गिट्टी, ठीक है, उसका एक ढेर लगाया गया है। ढेर की माप कैसे है, ढेर की लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर, ऊंचाई है इतनी। अब कुल आयतन कितना आ गया उसका, 3.25 क्यूबिक मीटर।
मतलब उस आदमी ने आपसे कहा कि मेरे पास 3.25 क्यूबिक मीटर का ढेर है, आपको चाहिए? तो आपको वो चाहिए, तो आप पैसे कैसे दोगे? पैसे कैसे दोगे पता है? बात किसकी कह रहा है वो? बात कह रहा है स्टोन के मेटल की। और हम पढ़ चुके हैं अभी जस्ट पीछे, देखो ये रहा। स्टोन मेटल में 1/3 कटौती करते हैं वॉल्यूम में। देखो तो इसका वॉल्यूम कितना था? इसका वॉल्यूम था 3.25 टोटल। इसका 1/13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कटौती कर देंगे 0.25 की। अब 0.25 को किस में घटाएंगे? इसके टोटल वॉल्यूम में से घटा दिया, आंसर आ गया। इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। ऐसे निकालते हैं, ठीक है। कुछ कीवर्ड है वो याद रखने हैं। देखो यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा कटौती सुर्खी और लाइम में सबसे अधिक 1/4 या 25% कटौती की जाती है। सुर्खी और लाइम दोनों में 1/4 की कटौती 25% की जाती है, क्योंकि इनके कण बहुत महीन होते हैं और बैठने पर इनका आयतन काफ़ी कम हो जाता है। स्टोन मेटल और मूरम दोनों के लिए कटौती का अनुपात 1/13 समान रहता है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। अगर जैसे बड़े ढेर हैं सैंड का, कोयले का, चूने का ढेर, ठीक है, इनके लिए ढेर की ऊंचाई काफ़ी अधिक होती है, 61 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो, प्रबलित कंक्रीट से बनी जल टैंक की प्राकलन लागत को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब आरसीसी से अगर कोई वाटर टैंक बना है तो उसके एस्टीमेट को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो जाएंगे? देखो, जल टैंक की लंबाई, ठीक है, उसकी दीवार की मोटाई, आरसी स्लैब की मोटाई, जल टैंक की ऊंचाई, कंक्रीट ग्रेड, सब कुछ, ठीक है। यदि निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों को साइट तक पहुंचाने में 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करनी पड़े तो अतिरिक्त यातायात शुल्क प्राकलन किया जाता है। भाई देखो, जहाँ निर्माण कार्य हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को पहुँचाना है, ठीक है, साइट तक, और यह दूरी 8 किलोमीटर से ज़्यादा है तो वहाँ पर ना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एस्टीमेट में अलग से जोड़ा जाता है।